नमस्कार, मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं अपने लेक्चर सीरीज़ में, जहां पे हम लोग आज कॉची इंटीग्रल फार्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हम लोग उस ट्रिक को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें क्लू देता है कि क्वेश्चन में कौन सी चीज़ है जिसको बहुत बारीकी से हमें रीड करनी चाहिए और उसके आधार पे हम लोग एक्सप्लोर करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फटाक से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी ले रखा है यहाँ पे। इस एग्जाम्पल को ज़रा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसे कैसे हम लोग कॉची इंटीग्रल फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है हमें एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल यहाँ जो दिया हुआ है वो है टेंजेंट, tan z, ये आपका इंटीग्रेंट है। इसको हम लोगों को ओवर द सी सर्किल हमें इसको इवेलुएट करना है और सी को डिफाइन किया गया है मॉड z इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, ये हमारा एक सिंपल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का क्वेश्चन है और इसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला की हेल्प से। तो इसके पहले भी कॉची इंटीग्रल फार्मूला पे लेक्चर मैंने दिया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं। जो नए व्यूवर्स जुड़े हैं इस लेक्चर में उनको एक बारी थोड़ा सा हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला के विषय में बता दें। कॉची इंटीग्रल फार्मूला जो है ना, वो ये कहता है कि अगर आपका फंक्शन एफ जेड जो है वो इस सर्किल में, एक सर्किल हमने सी ड्रॉ कर दिया, इस सर्किल में सब जगह ये क्या है, एनालिटिक है, सारे पॉइंट पे एनालिटिक है। लेकिन जब हम एफ जेड को एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए लिखते हैं तो अब जो ये फंक्शन बना ना, वो पॉइंट जेड इजकल टू ए पे, अगर मान लीजिए ये पॉइंट है जेड इजकल टू ए, सेंटर ले लेते हैं, तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा। तो अगर इस पूरे इंटायर फंक्शन की बात करें तो वो जेड इजकल टू ए पे एनालिटिक नहीं रहेगा। लेकिन हम अगर सिर्फ एफ जेड की बात करेंगे तो एफ जेड फंक्शन क्या है, हमारा एनालिटिक है। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला ये कहता है कि अगर आपका एफ जेड जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन है, कहाँ पे, किसी कर्व सी पे, मान लीजिए ये कर्व सी है, तो इस कर्व पे और इसके अंदर ये क्या है, फंक्शन एनालिटिक है। तो साथ ही साथ हमें ये भी एज्यूम करना होगा कि इसी सर्किल के अंदर कोई पॉइंट जेड इजकल टू ए भी है। तो कॉची साहब कहते हैं कि एफ ऑफ ए की वैल्यू, यानी एफ इस पॉइंट पे जेड इजकल टू ए पे जो होगा वो होगा 1/2πi, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आप लोगे, लाइन इंटीग्रेशन किस पे, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, इसके बराबर हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए। ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला कहता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपका फंक्शन एफ जेड जो है वो एनालिटिक है किसी सर्किल में, लेकिन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए जो है वो एनालिटिक नहीं है, एक पॉइंट जेड इजकल टू ए जो कि हमने सेंटर पे ले रखा है, तो ऐसे केस में हम लोग कॉची इंटीग्रल फार्मूला को आराम से यूज कर सकते हैं। किसके लिए, ऐसे इंटीग्रेंट जो इस तरह के इंटीग्रेंट होते हैं उनका आप अगर किसी सर्किल के अराउंड लाइन इंटीग्रल निकालते हो तो वहाँ पे हम लोग कॉची इंटीग्रल फार्मूला का यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड लिख सकते हैं, और 2πi को अगर उधर भेज दोगे आप तो 2πi हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। ठीक, अब 2πi को आप ऐसे ही छोड़िए, ये एफ ए है क्या, एफ ए है एफ जेड किस पॉइंट पे, जेड इजकल टू ए पॉइंट पे। ठीक है ना, यहाँ पे देखो हम लोग उन क्वेश्चंस को केवल हम लोग डील कर रहे हैं जहाँ पे कि डिनोमिनेटर में जो पावर है वो क्या है, 1 है। अगर डिनोमिनेटर में पावर जो होता है वो 1 होता है तो ऐसे पॉइंट को, जेड इजकल टू ए पॉइंट को हम लोग कहते हैं सिंपल पोल। ये भी सिंगुलरिटी का एक टाइप होता है, पीछे हमने बताया था। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग कहते हैं सिंपल पोल। तो हम लोग ये जो फार्मूला यूज कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल पोल टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना, उसमें अगर हम लोग आगे चल के देखेंगे तो हम लोग को सिंपल पोल ही मिलने वाला है। तो अभी तो फिलहाल जो हम ट्रिक यहाँ पे बता रहे हैं वो सिंपल पोल के लिए बता रहे हैं। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर जो है अगर हम लोग 0 ले लेते हैं तो वहाँ से हमें पोल के विषय में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। किसके विषय में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, पोल या पोल्स के विषय में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा हम लोगों को। और जब ये पोल्स मिल जाएंगे तो फिर देखना होगा कि इन पोल्स में से कितने पोल ऐसे हैं जो कि आपके इस सर्किल में बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, जितने बिलोंग करेंगे उसके लिए हम लोग फ़िक्रमंद रहेंगे, और जितने इसके सर्किल के बाहर रहेंगे उसके लिए हम लोग भी क्या करेंगे, बहुत ही लापरवाही से पेश आएंगे। तो आइए जनाब
हम लोग ज़रा क्वेश्चन लेते हैं और उसके सॉल्यूशन पे विचार करते हैं। क्वेश्चन मेरा जो था वो टेंजेंट इंटीग्रेंड के साथ था, तो हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से एक बारी क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो हमारा साहब क्वेश्चन जो था वो क्या था, वो था लाइन इंटीग्रल ओवर द सर्कल सी फॉर द फंक्शन टेंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू z। तो अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन z अपॉन कॉस z। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर नहीं मिलेगा हमें तब तक हम लोग किसी भी तरह के पोल के पास नहीं पहुंच सकते हैं, तो डिनोमिनेटर का मिलना नितांत आवश्यक था। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि जैसे ही हमें डिनोमिनेटर मिला कॉस z, तुरंत हम लोग भाग के क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पोल्स की तलाश में जाएंगे। और पोल्स कैसे मिलता है, पोल्स मिलता है अगर आप डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है ना। पोल्स कब मिलता है, पोल्स हमें तभी मिलेगा जब हम डिनोमिनेटर को 0 ले लेंगे। और हमें पता है cos z अगर 0 होगा तो ये z की किन वैल्यू के लिए संभावनाएं इसकी बनती हैं, ये बनती है -π/2 के लिए, π/2 के लिए। cos π/2 क्या होता है, वो 0 होता है। -π/2 भी क्या होता है, cos में रखोगे तो 0 होगा। 3π/2 अगर रख दोगे z की जगह तो भी cos क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -3π/2 रख दोगे तो भी क्या होगा, 0 होगा। ऐसे आपको तमाम वैल्यू मिलेंगे जहाँ पे कि आपका जो cos z होगा वो 0 होगा। यानी मेरे पास एक पोल नहीं है, मेरे पास 1 2 3 4 और इस तरह के पता नहीं कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे तैयार हैं। अब हमें ये देखना है कि हम किन पोल्स को लेके फ़िक्रमंद हैं। तो हमने अभी बताया कि हम उन्हीं पोल्स को लेके अपने आप को परेशान महसूस करते हैं जो हमारे सर्किल के अंदर आते हैं। जो सर्किल में है ही नहीं है उसको हम भी बिल्कुल इग्नोर करेंगे। तो हम लोग पहले तो देखेंगे कि हमारा सर्किल कहाँ से मिलेगा। तो हमारी सर्किल यहाँ पे दी हुई है और वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन में दिया है कि मॉड z इजकल टू 2। तो मॉड z इजकल टू 2 क्या होता है, एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस क्या है, 2 है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ठीक इसके पहले वाला जो रेसिड्यू थ्योरम करवाया था उसमें भी आप सर्किल को देख सकते हैं, इक्वेशन को, और समझ सकते हैं। तो अब हमें मॉड z इजकल टू 2 पे बात करना है। तो साहब ये एक ऐसा सर्किल होता है जिसकी रेडियस जो होती है वो क्या होती है, 2 होती है। रेडियस क्या होती है, 2 होती है। ठीक, ये एक ऐसा सर्किल है और ये कहाँ से आता है, ये ओरिजिन या पोल से जाने वाला सर्किल है। तो हम लोग इस तरह से कर दें, इसको थोड़ा सा और फैला दें, तो हमें कुल मिला के इस तरह का सर्किल मिल गया जिसका नाम है मॉड z इजकल टू 2। अब हमारे जो पॉइंट आए हैं वो आपके हैं -π/2 + π/2। तो π/2 कितना होता है, पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है, 3.1416 एंड सो ऑन। तो अगर 3.14 का हम लोग आधा करते हैं तो वो लगभग मेरा 1.6 आता है। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 3.14, और उसका हाफ जो हो गया वो π/2 की वैल्यू बता देगा। तो π/2 की वैल्यू कितनी है आपने बताया, 1.6 करीब। तो 1.6 कहाँ आएगा, 1.6 तो अंदर ही आएगा यहाँ कहीं। तो हम लोग 1.6 यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक, यानी π/2 दिखा देंगे। इस तरह से -π/2 क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा, तो ये -π/2 मिल गया। लेकिन इनके अलावा बाकी जो भी पॉइंट हैं 3π/2 को अगर देखोगे तो 3π/2 की वैल्यू जो होती है वो 2 से बड़ी होती है। और 2 हम लोग क्यों जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो क्या है, 2 है। तो 3π/2 कहाँ आपको मिल रहा है, ये बाहर मिल रहा है सर्किल के। और 5π/2 अगर है वो भी और दूर चला जाएगा। इस तरह से माइनस में अगर 3π/2 देखोगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड में सर्किल की बाउंड्री के बाहर चला जाएगा। तो कुल मिला के अब हमें ये समझ में आ गया कि मेरे ये π/2 और -π/2 यही दोनों हैं जो कि पोल की भूमिका में हैं और इनको लेके हमें फ़िक्रमंद बनना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमें ये बात पता चल गया कि 2 जगह प्रॉब्लम है तो हम लोग तुरंत आ जाएंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला पे। तो देयरफॉर हम लिख लेंगे क्या, बाई कॉची इंटीग्रल, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, देयरफॉर बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला। अगर मान लो सिर्फ -π/2 पे प्रॉब्लम होती तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि भाई साहब tan z dz जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं ओवर द कर्व c, वो जो है वो आपके लिए हो गया sin z अपॉन cos z dz, ठीक है, और ओवर द कर्व c ही है। लेकिन इससे निकालने के लिए हमें क्या मिल रहा है, हमें 2 पॉइंट मिल रहा है। एक तो मिल रहा है साहब -π/2 और दूसरा मिल रहा है π/2। तो यानी हम इसे स्प्लिट कर दें 2 पार्ट में,
C1 ले लें किसके लिए, जब हम लोग -π/2 की बात करते हैं, और C2 ले लें किसके लिए, जब हम लोग +π/2 की बात करते हैं। चूँकि कॉची इंटीग्रल फार्मूला जो है वो z=a के लिए हमने लिखवाया, हमने z=b अगर एक पॉइंट और होता तो उसके लिए लिखवाया नहीं, बट उसमें होता क्या है, इसी को हम लोग ऐड करते चले जाते हैं, इस क्वांटिटी को हम अनवरत ऐड करते चले जाते हैं वैल्यू कैलकुलेट करके, किससे, कॉची थ्योरम का एक्सटेंशन है उससे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, तो 2 इंटीग्रल में ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो पहला इंटीग्रल जो होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं sin z अपॉन cos z की वो वैल्यू जहाँ पे कि हमें पहला पॉइंट -π/2 मिल रहा है, जहाँ सिंगुलरिटी आपके सर्कल के अंदर लाई कर रही है। उसी तरह से एक पॉइंट और मिल रहा है π/2, तो उसके लिए भी हम लोग इंटीग्रल को यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें क्या करना होगा कि हम जल्दी से भाग के आएँ और कॉची इंटीग्रल फार्मूला को अप्लाई कर दें। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला कहता है कि भाई 2πi लिखो, तो आप भी क्या करोगे, 2πi लिख दो आप यहाँ पे, किसके लिए, पहले सर्किल के लिए। तो पहले सर्किल के लिए क्या हो जाएगा, 2πi। और fz की वैल्यू कहाँ से आती है, ज़रा देखो कॉची इंटीग्रल फार्मूला, fz की वैल्यू कहाँ रहती है, fz की वैल्यू आपके न्यूमरेटर में रहती है। fz आपको यहाँ भी समझाया था हमने, यहाँ भी भाई प्रॉब्लम तो z-a से है जो डिनोमिनेटर में है, लेकिन मेरा फंक्शन fz कहाँ पे है, वो न्यूमरेटर में है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला में हमने fz का यूज किया है, तो हमें न्यूमरेटर से fz मिलेगा। तो न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास, ये sin z, यही हमारा fz है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, fz मतलब sin z, और किस पॉइंट के लिए C1 ले रखा था, आपको शुरू में बताया था, -π/2 के लिए ले रखा था, प्लस फिर 2πi होगा। सेकेंड वाले सर्किल को आप इंडिपेंडेंटली देखो, तो सेकेंड वाले सर्किल में क्या है, यहाँ पे भी fz जो है वो sin z है, तो हम लिख देंगे sin z। लेकिन C2 जो है किस पॉइंट के लिए था, C2 हमने ले रखा था π/2 के लिए, तो हम लोग यहाँ z=π/2 रख देंगे। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। अब अगर साइन में -π/2 और +π/2 आप रखोगे तो ये हो जाएगा 2πi, और आप जानते हो कि -π/2 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 हो जाएगी साइन -π/2, और आप ये भी जानते हो कि साइन +π/2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के -2πi और +2πi कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 0, और यही है 0 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हमारे 3 पोल इस सर्किल के अंदर आते हैं तो हम लोग इसको 3 पार्ट में स्प्लिट कर जाते हैं। अगर सिर्फ एक ही पोल अंदर आ रहा है सर्किल में तो हम लोग सिर्फ एक ही टर्म में इसकी वैल्यू रखते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी जितने पोल्स आपको अंदर मिलेंगे उतने पार्ट में आपको इसको विभाजित करना पड़ेगा, और जब वैसे आप एक्सप्रेस कर लोगे तो हर एक पार्ट में आप ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला जो आपको हमने बताया था आज, इसी फार्मूले का यूज करोगे और आप सॉल्व कर लोगे। बस याद ये रहे कि ये फार्मूला जो था ये सिंपल पोल के लिए था। सिंपल पोल मतलब डिनोमिनेटर में जो आपकी पावर है वो 1 है। ठीक है ना। तो ये हमारा कुल मिला के जो है फंक्शन एक इंटीग्रेंड के फॉर्म में दिखा, जिसको हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं और शुभ रात्रि।